और ऐसा कोई देवता स्वरूप में मैं वही कार्य करता हूं जो राज्य सरकार मुझे दायित्व देती है, जो विभागीय पदाधिकारी के रूप में मुझे काम कर। राज्य सरकार ने जो लक्ष्य तय किए हैं, जो राज्य सरकार की पॉलिसी है शिक्षा के बारे में, और जो स्टूडेंट्स और शिक्षकों के हित में है, मेरे ख्याल से वो काम करना ही मेरा दायित्व है और ये मेरी ड्यूटी है। मैं वही करता हूँ जो शिक्षक के हित में है, जो बच्चों के हित में है। सबसे पहले बच्चों का हित है और उसके बाद शिक्षकों का हित है, उसके बाद हम लोग अपना देखते हैं। बिहार चर्चा में था एजुकेशन को लेके, तो आप अभी इस डिपार्टमेंट को मतलब संभालने वाले हैं और संभाल चुके हैं वैसे, और शिक्षक भी काफ़ी खुश हैं। तो ऐसा क्या था कि आपके प्रेडिसेसर से आप डिफरेंट कैसे होंगे? देखिए, प्रेडिसेसर के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से उचित भी नहीं होगा कि मेरे प्रेडिसेसर ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन अपनी मेरी कार्यशैली है और मेरी कार्यशैली बहुत डिफरेंट है, बहुतों से डिफरेंट है। बहुत पदाधिकारी और सब पदाधिकारियों की अलग अलग कार्यशैली है। और जब मैं काम करता हूं तो सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि इस डिपार्टमेंट का मूल उद्देश्य क्या है और कि एक डिपार्टमेंट बना किस लिए और सरकार इस डिपार्टमेंट को चलाती क्यों। तो अगर आप देखें इस डिपार्टमेंट का एक बहुत संक्षेप में, इस डिपार्टमेंट का मूल उद्देश्य है कि बच्चों की शिक्षा, मतलब बहुत ही स्पष्ट है, मतलब इसमें कोई द्वंद्व नहीं है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बच्चों की शिक्षा ही सर्वोपरि है और बाकी जो सब है इसका इर्द गिर्द बिल्ड होती है। बच्चों की शिक्षा होगी तो टीचर आएंगे, टीचर होंगे। बच्चों की शिक्षा की बात करें जाएंगे तो वहाँ का जो बिल्डिंग है, क्लासरूम्स है, टॉयलेट है, वाटर सप्लाई है, बुक्स है, यूनिफॉर्म है, साइकिल है, करिकुलम है, तो ये सब बच्चों के इर्द गिर्द बिल्ड होती है। मतलब बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए इस पर बिल्ड होती है। शिक्षकों का काम है कि ये इंश्योर करना कि ये सब बच्चों को मिले, शिक्षा मिले, स्कूल यूनिफॉर्म मिले, एक वातावरण मिले, ताकि वो भविष्य में अपना कैरियर में सक्सेसफुल हो। तो इससे आप कैसे मॉनिटर करेंगे कि ये सारी चीजें? तीसरा ये है कि जो हमारी सरकारी व्यवस्था है, जो थर्ड लेवल है, मैं ऊपर और नीचे नहीं करना चाहता हूँ, बट जो एक लेवल है, जो सरकारी संस्था, जो सरकारी व्यवस्था है जो मॉनिटर करती है, जिसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और हमारे डिपार्टमेंट हैं। तो हम लोग ये मॉनिटर करते हैं। हम लोग बेसिकली देखते हैं कि ये सही चीज़ है, सही ट्रैक पे चल रही है, व्यवस्था ठीक चल रही है, नहीं चल रहे हैं, और ये सब फोकस और कन्वर्ज होता है बच्चे पे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, टीचर उसके बाद आता है और बच्चे उसके बाद आते हैं। सबसे पहले बच्चा आता है, उसके बाद टीचर आता है, और हम केवल उसके इर्द गिर्द उसको मॉनिटर करते हैं कि सही रूप से चल रहा है, नहीं चल रहा है, काम ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। और कहा जाए जैसे हम लोग रेलवे के सिग्नल मैन नहीं होते हैं, ट्रेन ट्रैक गार्ड हैं, हम लोग वो सब है, ये देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पे चल रही है, पटरी पे सब चल रहा है, सब कुछ ऑन ट्रैक होना चाहिए। तो व्यवस्था ठीक चल रही है ये हम मॉनिटर करते हैं, और व्यवस्था क्या होनी चाहिए ये सरकार द्वारा ऑलरेडी निर्धारित है, कोई नई व्यवस्था नहीं है। लेकिन आपके आने के बाद क्या कोई पॉलिसी में चेंजेस आने वाले हैं, या आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जो आपको लगता है कि आपको चेंज करने चाहिए? देखिए, सरकार बहुत ही स्पष्ट है पॉलिसीज़ के माध्यम से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, स्कूल से संबंधित पॉलिसीज़ हैं, ये बहुत ही स्पष्ट है कि क्या पढ़ाना है, और इस पर कोई हम लोग बार बार रिसर्च नहीं करेंगे और बार बार परिवर्तन नहीं करते हैं। कि बच्चा जब स्कूल जाता है, उसका प्रेयर होता है, उसका क्लास होता है, उसका मिड डे मील है, उसका स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, आर्ट कल्चर स्किल और अन्य सभी एक्टिविटीज़ हैं, ये बहुत निर्धारित है। टाइमिंग भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर निर्धारित है, कितने दिन स्कूल होना है ये भी निर्धारित है। हम केवल ये देखते हैं कि एवरीथिंग शुड बी ऑन ट्रैक, एवरीथिंग शुड बी एज पर दी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और सब अपने अपने स्थान पर ठीक चल रही है, नहीं चल रहे, यही देखते हैं। और इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मॉनिटरिंग व्यवस्था के बहुत तरीके हो सकते हैं। आप किसको जवाबदेही निर्धारित करते हैं, आप किस स्तर पर मॉनिटरिंग करते हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, ये अपनी कार्यशैली पर निर्भर है। और मैंने बहुत स्पष्ट, लास्ट वीक मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया था, तो पूरी जवाबदेही हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी पर निर्धारित कर दी। उसका काम है जिला में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करें, और अगर नहीं करेंगे तो उसकी जवाबदेही निर्धारित कर देंगे हम लोग। लेकिन मॉनिटरिंग के मामले में ऐसा तो नहीं है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कोई आज इसकी पॉलिसी बनी है, ये तो पहले से ही बनी है, जैसे आप कह रहे हैं कि वो तो सिस्टम से चलेगा, लेकिन वो मॉनिटरिंग उस रूप में हो नहीं पा रही है, वरना इतनी चर्चा में क्यों होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट? मेरी जो कार्यशैली है वह है मोर डिजिटल ओरिएंटेड, और मैं आज सोचता हूँ कि जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो डिजिटल साइबर वर्ल्ड है, आप कहीं पे भी बैठ के कहीं की भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और ये वो वाली व्यवस्था है कि आप बैठे बैठे पूरे व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे अटेंडेंस है, अटेंडेंस किसी के पीछे पीछे भागते हुए देखना कि जाके कि टीचर उपलब्ध है नहीं है, और एक डिस्क्रिप्शन का माहौल हो, और बीच में जाके भरसाभासी भी हो जाती थी। मैं देख रहा था कुछ आवेदन पत्र और कंप्लेंट्स मैंने देखे हैं, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपने उसको कहा टीचर को कि आप अपने स्मार्टफोन से ये ऐप डाउनलोड करिए, और आप जब स्कूल पहुंच जाते हैं तो अपना अटेंडेंस लगा लीजिए किसी भी मोबाइल से, तो सबको पता होगा कि वो स्कूल पहुंच गया, क्योंकि मोबाइल तभी खुलेगा, ऐप तभी खुलेगा जब वो स्कूल में होगा।
और जैसे ही उसने अटेंडेंस लगाया सेल्फी खींच के, तो पता चल जाएगा कि वो उपलब्ध है या नहीं हुआ, इसमें डाउट होने की प्रश्न ही नहीं है। अब पूरे राज्य में अगर आप 10-11 बजे मोबाइल मतलब अपना डेस्कटॉप खोलेंगे तो पूरे राज्य का पता चल जाएगा कितने टीचर उपलब्ध हैं, कितने टीचर एब्सेंट हैं। तो क्या इतने, मेरे ख्याल से शायद 80 से ज्यादा यहाँ पर स्कूल्स हैं। हाँ, तो क्या 80,000 से ज्यादा स्कूल्स हैं, तो क्या इतने 80,000 स्कूल को मॉनिटर करना पॉसिबल है? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए आप भाई एक्सेप्शन करिएगा ना, आपको पता चलेगा कि कितने टीचर्स स्कूल में आए हुए हैं, कितने लेट आए, ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि आप तो लेट भी रिकॉर्ड कर लेगा ना, अगर आप 10 बजे आएंगे तो 10 बजे रिकॉर्ड करेगा, 11 बजे आएंगे तो 11 बजे रिकॉर्ड करेगा। तो कितने बजे आए और कितने बजे गए, ये तो बहुत फिक्स्ड है। इसके साथ जो ई शिक्षा कोश ऐप है उसमें मोबाइल अपलोड का प्रोविजन है। एक तो स्टैटिक फोटो है कि स्कूल का फोटो क्या है, रूम का फोटो क्या है। उसके अलावा करीब 5 फोटो ऐसे हैं जो मॉनिटरिंग फोटो है। okay. और आप कभी भी किसी भी समय किसी स्कूल को फ़ोन करेंगे हेडमास्टर को, हाँ. और कहेंगे कि आप अपने स्कूल का क्लास 2 का अभी वर्तमान फोटो भेजिए। ओके, दैट्स अ स्पॉन्टेनियस मतलब 11 बजे बोला कि आप फोटो खींचिए। तो क्या इसके लिए आप कुछ लोगों को रखेंगे या कैसे होगा? हेडमास्टर जी अपने खींचेंगे या क्लास टीचर कोई खींचे। ओके, नहीं जैसे आपके यहाँ पर नहीं, मेरे यहाँ तो मेरे डेस्कटॉप है, मेरे पास ही है, मेरे सामने ही है स्क्रीन। ओके, मींस इट विल बी यू पर्सनली हु विल बी डूइंग दैट। ओके, दैट्स वंडरफुल। ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि कोई मतलब डिपार्टमेंट को हैंडल करने वाले सेक्रेटरी जो हैं वो खुद इसका ब्यौरा ले रहे हैं। तो अगर मैंने 100 स्कूल को फोन करवाया, हमारे पास कॉल सेंटर है, तो 100 स्कूल में कॉल लेगा कि आप 11 बजे ये फोटो भेजेंगे। तो 11 बजे उस फोटो में क्या क्या होगा उस क्लास का, क्लास 2 का। तो पहले तो देखेगा कि क्लास 2 में कितने बच्चे हैं, तो फोटो में दिख जाएगा। क्लास 2 में बच्चे वर्दी के साथ हैं, यूनिफॉर्म के साथ है, ये भी दिख जाएगा। बुक्स के साथ बैठे हैं, ये भी दिख जाएगा। तो आप बैठे बैठे 100 स्कूल एट एनी पॉइंट इन टाइम आप अपने मंगा सकते हैं। अगले दिन अगला 100 स्कूल, 3 दिन बाद तीसरा 100 स्कूल। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आज हैंडपंप चेक करना, आज उसका वाटर सप्लाई सिस्टम चेक करना, नल खोलिए, पानी चलते, फोटो भेजिए हमको, तो भेज देगा। तो पता चल जाएगा पानी नहीं है स्कूल में। चलता हुआ पंखा का फोटो मांग लीजिए, पता चल जाएगा आपको। मिड डे मील का फोटो मांग लीजिए, पता चल जाएगा। आप किसी भी समय किसी भी स्कूल का फोटो मंगा सकते हैं। मतलब ये व्यवस्था से आप किसी थर्ड पार्टी या थर्ड एजेंसी में निर्भरता नहीं है आपकी। क्योंकि किसी को भेजिएगा, वो स्कूल में जाएगा, वो गया भी नहीं गया ये भी नहीं पता आपको। नंबर 2, वो जाके उसने देखा और क्या समझा और क्या उसने अरेंजमेंट है उसका उस स्कूल के साथ और क्या उसने रिपोर्ट किया, ये भी आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन बैठे बैठाए अगर आप पूरे व्यवस्था में अगर आपको पूरा डिटेल मिल जाए पूरा स्कूल का, तो इससे अच्छी व्यवस्था क्या हो सकती है। और उसके बाद सेलेक्टिव मॉनिटरिंग करिएगा ना, रैंडमली और सेलेक्टिवली। आज किस स्कूल की बारी आएगी ये तो आपको 10 बजे पता चलेगा कि 11 बजे फोटो भेजना है। अगर आपको लगेगा नहीं आज मिड डे मील देखूंगा मैं खाना बनते हुए, तो वो भी आ जाएगा 11 बजे कि आप मिड डे मील की फोटो भेजिए। अच्छा, ये मिड डे मील पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये आप कैसे बता पाएंगे कि मिड डे मील प्रॉपर्ली सर्व किया? चलिए फोटो तो खींच लिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि सारे बच्चों तक वो चीज़ नहीं पहुंच रही हो, वो कैसे मॉनिटर करें? जीविका दीदी भी हैं जिनको हम लोगों ने प्रभार दिया है मॉनिटरिंग और इन्वेस्टिगेशन। तो जीविका के जो बच्चे हैं वही स्कूल में पढ़ते हैं, सुमाताएं हैं सारी उस बच्चों की, तो जाके देखेंगे कि मेरे बच्चे को बर्तन ठीक मिला है, खाना ठीक मिल रहा है, आज अंडा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आज सब्जी ठीक बनी है, दाल ठीक बना है, सफाई हुआ है नहीं हुआ है। तो ये सब तो वो चेक करेगी ना। ये मौका नहीं आना चाहिए कि कोई छिपकली गिर जाए और फोटो आए और टीवी में न्यूज़ चले। वो तो चेक करेगी ना जीविका, भाई ये सफाई है नहीं है, गंदगी का आबार तो नहीं है, जहाँ पे सामान रखता है वो कूड़ा करकट तो नहीं है, उसका बच्चा है स्कूल में, उसका बच्चा खाने जाता है, खाना उसका बच्चा ठीक खाए, अंडा मिले, उसका सब कुछ मिले, पौष्टिक आहार समय पे मिले, बर्तन मिले, ये नहीं देखेगी। देखिए वो इंटरेस्ट ग्रुप है ना उसका, तो इसलिए हर व्यवस्था का एक काउंटर चेक भी है। तो ये काउंटर चेक पहले क्यों नहीं होता था? देखिए अपनी अपनी कार्यशैली है, अपनी अपनी कार्यशैली है। मेरे पास 5 मोबाइल भी है, 5 नंबर मैंने जारी किए हैं जो मैं अपने टेबल पर। वो क्या करेंगे? तो लोग अपना जो भी कंप्लेंट है इट इज ओपन, कोई भी माँ बाप भी कर सकते हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि लोग ज्यादा नौकरी के लिए स्पैम किए हुए हैं, बहुत सारा नौकरियों के लिए कि मेरा नौकरी चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए, मेरा ये एग्जाम है, तो वो ज्यादा स्पैम किए हुए हैं। लेकिन उस बीच में भी हम लोग खोज लेते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग की स्थिति के बारे में क्या कंप्लेंट्स हैं, फिर उसके बाद चापाकल के बारे में, वाटर सप्लाई के बारे में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या है, टीचिंग के बारे में क्या कंप्लेंट्स है, तो हम लोग खोज ही लेते हैं। तो हम लोग सब चेक कर लेते हैं कि क्या व्यवस्था है। तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ का काउंटर चेक है, और हवाई जहाज जैसे नहीं होता है, उसमें हर चीज़ का काउंटर चेक होता है। कॉकपिट में जो रिपोर्ट आती है, हवाई जहाज इतनी बड़ी हवाई जहाज लेके चलती है 16 घंटे 18 घंटे, तो अगर तेल हवाई जहाज में कितना है उसका एक काउंटर चेक रिपोर्ट भी आता है। उसका अगर बिजली का स्टेटस है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेटस एयरक्राफ्ट में, उसका काउंटर चेक भी आता है। आपके टेम्परेचर क्या है, इंजन का टेम्परेचर क्या है, हवा क्या है, स्पीड क्या है, आपका हाइट कितना उड़ रहा है, हर चीज़ का एक काउंटर रिपोर्ट भी आता है। अगर पायलट साहब केवल एक ही रिपोर्ट पर निर्भर करेंगे तो रोज क्रैश हो जाएगा।
दोस्तों, जब पायलट की बात आई तो एक बात कहना रह गया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बीच में और एक चीज़ बताऊं इनके बारे में। तो इनकी खासियत, ये एक खास आदमी होते हुए भी बहुत ही आम है, ये आपको इनकी बातों से तो पता चल गया, लेकिन ये पायलट भी है। सोचिए कितने मल्टीटास्कर हैं ये। अपनी पर्सनल ओपिनियन है इस व्यवस्था के बारे में या शिक्षक व्यवस्था के बारे में। मैं अपने ही बहुत एकेडमिक्स में मैं पढ़ाई करता हूँ, रोज़ पढ़ाई करता हूँ, आज भी पढ़ाई करता हूँ। तो मेरा अपना व्यू है कि टीचरों की पुलिसिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब वन शुड नॉट पुलिस, और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ टीचरों की पुलिसिंग ना हो। लेकिन अगर टीचर की मतलब अगर व्यवस्था में थोड़ा डिरेलमेंट इधर से उधर हो तब तो करनी पड़ेगी थोड़ी। लेकिन ऐसी व्यवस्था की कल्पना करता हूँ और ऐसे मैं भविष्य में चाहता हूँ ऐसा जहाँ पे टीचर सेल्फ मोटिवेटेड हो। देखिए, बच्चा जब स्कूल आता है, शाम को जाता है खेल वेल के, तो माता पिता उसको खिलाते हैं, बातचीत होती है, और रात को उसकी माँ उसको सुला देती है और अगले दिन तैयार होकर आता है। तो उसका इंटरेक्शन बड़ा लिमिटेड है, बड़ा पेरेंट्स के साथ भी बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन है। मेजर इंटरेक्शन जो है वो उसका स्कूल में होता है। जब स्कूल आता है उसके साथी मित्र होते हैं और एक टीचर है जो उसको पढ़ाता है, और बिल्कुल रॉ रहता है। मतलब वो जो स्टूडेंट रहता है बड़ा रॉ, मतलब आप देखिएगा नर्सरी का बच्चा जब आता है फर्स्ट में आता है, क्या है वो तो बिल्कुल कुम्हार की तरह, वो चक में मट्टी नहीं रखते हैं उसकी तरह है, मतलब। लेकिन उसको ब्यूटीफुल घड़ा और ब्यूटीफुल वेस्ट बनाने का दायित्व ये टीचर पे है कि उसका वो कुल्हड़ बनाएगा या उसका मटका बनाएगा या उसका गुलदस्ता बनाएगा या फिर सुराई बनाएगा या कुछ और बनाएगा, बर्तन बनाएगा। ये टीचर पर निर्भर है, और ये टीचर डिसाइड करता है कि भविष्य में जाके ये बच्चा क्या करे। मैं ये सारा दायित्व और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पे देता हूँ। बच्चा जैसे जैसे बोलिएगा वैसे वैसे करेगा। उसको होमवर्क दीजिएगा तो होमवर्क करेगा, उसको अच्छी तरह पढ़ाइएगा तो पढ़ेगा, उसको एग्जाम लीजिएगा तो एग्जाम देगा। और ये टीचर के मोटिवेशन लेवल पे है, और टीचर ही डिसाइड करता है उसका भविष्य। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पूरे समाज में कि वो इतने बच्चों को का कैरियर बनाता है। और अगर कोई टीचर सेल्फ मोटिवेटेड, बहुत सारे टीचर्स हैं, हम लोग टीवी में भी देखते हैं, यूट्यूब में भी देखते हैं, बहुत सेल्फ मोटिवेटेड हैं, और टीचर बहुत ही कमिटेड है, जो चाहते हैं बच्चा पढ़े, अच्छा पढ़े और अच्छा करे। कुछ ज़रूर ब्लैक शीप है सिस्टम में, कुछ लोग हैं जो मतलब सिस्टम में के इत्र काम करते हैं। मेरा बस यही है कि हम कोशिश करेंगे, मोटिवेट करेंगे और ट्रेनिंग भी देंगे कि भाई आप सिस्टम में आइए और सिस्टम में काम करें। मतलब शिक्षक व्यवस्था जीरो टॉलरेंस इलाका है, मतलब देयर कांट बी नो टॉलरेंस ऑफ स्लिपेज इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये नहीं टॉलरेट करूँगा मैं। आप आइए, पढ़ाइए, और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, टीचरों का मेरा बहुत सम्मान है और हम बहुत सम्मान करते हैं। और समाज में जो भी भविष्य जनरेशन आज से 10 साल 15 साल जो समाज के जो कर्ता धर्ता होंगे वो आज का स्टूडेंट है। मतलब एनी बड़ी, आपका रेलवे ट्रेन ड्राइवर, आपका स्टाफ, ऑफिस का स्टाफ, आपके ऑफिसर्स, आपके IAS IPS, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जितने भी लोग हैं आज वो आपके यहाँ स्टूडेंट हैं, ये याद रखिएगा। और उनको मोल्ड करना, उसको उसका कैरियर बनाना, यह टीचर का दायित्व है, और ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व है। और यह तभी हो सकता है जब टीचर सेल्फ मोटिवेटेड हो। मैं एक पुलिसमैन की तरह पुलिसिंग नहीं कर सकता, नो। पुलिसिंग विल नॉट लीड टू वेरी गुड एजुकेशन। पुलिसिंग कैन इंश्योर कि जगह टीचर समय पे आए, टीचर खाना भी बच्चे खाएं, और यूनिफॉर्म मिल जाए, स्कूल साइकिल मिल जाए, सब मिल जाए। बट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वो कैसे बच्चा पढ़ता है, हर टीचर को व्यक्तिगत रुचि लेके ये करना पड़ेगा। ये दिस इज समथिंग विच द टीचर हैज टू। अच्छा, टीचर्स के मामले में अगर हम बोले तो हाँ, आपने कहा कि देयर आर फ्लॉज। जब हो सकता है कि 20% ऐसे टीचर्स हों जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं, लेकिन टीचर ट्रेनिंग पर आपका क्या अभिप्राय है? देखिए, हम लोग टीचर ट्रेनिंग कंपलसरी रखे हैं एंड वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन ट्रेनिंग। और समय समय पर हम लोग इवैल्यूएशन भी करेंगे स्टूडेंट्स का कि वास्तव में पढ़ा या नहीं पढ़ा। हम लोगों ने प्लान किया है कि सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम भी लेंगे स्टूडेंट्स का, और देखेंगे कि क्या लेवल ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स हैं। और एजुकेशन स्टैंडर्ड्स अगर अप टू द मार्क नहीं होगी तो उन टीचरों का ट्रेनिंग होगा। मतलब इससे ये प्रमाणित होगा कि वो टीचर पढ़ाना नहीं आता है या टीचर ने। तो इसके कितने लेवल्स ऑफ हम लोगों ने सोचा है कि 3rd 4th 5th का एग्जाम लेंगे। अच्छा। और फिर 7th and 8th का लेंगे, 6th and 8th का लेंगे। और टीचरों को कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना, और क्या वी विल ट्राई टू टेल एग्जामिन उस बच्चे के क्वेश्चन पेपर सब दिखाएंगे कि क्या किया है। विल शो द क्वेश्चन पेपर। ऑब्वियसली टीचर को पता ही होगा कि आंसर बुक में क्या लिखा है और कैसे पढ़ाना है, इस पर टीचर का ट्रेनिंग होगा। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब हम लोग कंटिन्यूसली ये करेंगे कि टीचर्स का भी ट्रेनिंग हो ताकि क्वालिटी एजुकेशन हो। अच्छा, और हम लोग का ये उद्देश्य है कि जो आज के दिन में प्राइवेट स्कूल की जो चाह है कि प्राइवेट स्कूल में मेरा बच्चा पढ़े, तो शिक्षक व्यवस्था और शिक्षक स्टैंडर्ड ऐसा हो कि लोग
सरकारी स्कूल पर निर्भर हूँ। मैं सरकारी स्कूल पर, और पहले भी होता था, मतलब हमारे आज के दिन में जितने मेरे कोलीग ब्यूरोक्रेट हैं बहुत सारे सरकारी स्कूल से पास आउट हैं, और बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी सरकारी स्कूल में हैं, और मतलब हुज हू है जो सरकारी स्कूल में है। और व्यवस्था में ज़रूर कुछ परिवर्तन हुए हैं बीच कालांतर में, बट व्यवस्था हैज़ टू बी पुट ऑन ट्रैक। मतलब ये है कि लोगों को सरकारी स्कूल पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सरकारी स्कूल में लोग पढ़ें और बच्चों का कैरियर बने। अच्छा, ये ट्रेनिंग के मामले में मैंने चर्चा सुनी है कुछ टीचर्स से कि उन्हें, समझो कि पटना के टीचर्स हैं तो उन्हें ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है या तो किशनगंज या फिर कोई और जगह या मुजफ्फरपुर या एनीवेयर। तो ऐसा क्यों है कि यहाँ के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है? तो वो तो कॉस्ट भी गवर्नमेंट का बढ़ जाता है उसके अंदर। नहीं, वो हम लोग रैशनलाइज कर देंगे, हम लोग और ट्रेनिंग, क्योंकि हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग करना चाहते हैं टीचर का, और सभी टीचर्स ट्रेंड हों और एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें। अनट्रेन टीचर्स आर वेरी रिस्की, मतलब तो इसलिए सभी ट्रेनिंग हो, क्योंकि पढ़ाना बड़ा डिफिकल्ट काम है। मतलब आप पीएचडी हो सकते हैं, मैं भी पीएचडी हूँ, बट पोस्ट ग्रेजुएट भी हूँ, बट बच्चे को पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट है। और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पढ़ाना है आपका प्राइमरी स्कूल, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, उसको तो पढ़ाना बहुत डिफिकल्ट काम है और बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो इनिशियल स्टेजेस है ना, वो ब्लैंक है बच्चा बिल्कुल। तो अनलेस अनटिल ही इज ट्रेन्ड और ही और शी इज ट्रेन्ड, ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तो जीरो टॉलरेंस पर आपका क्या टेक रहेगा? देखिए, दो प्रकार के जीरो टॉलरेंस हैं। एक तो है कि कोई भी बच्चा स्कूल टाइम में सड़क और तालाब के किनारे नजर आए, पहला तो टॉलरेंस है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूँ, और मैंने बहुत सारे फोरम्स में कहा कि कोई भी बच्चा, स्कूल की अवधि निर्धारित है समय समय पे, समर वेकेशन अलग है, विंटर वेकेशन अलग है। स्कूल के समय बच्चा सड़क पे खेलता हुआ, तालाब के किनारे खेलता हुआ, कई मैदान में खेलता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, ये टॉलरेट नहीं हो सकता। और मैं मैंने बहुत फोरम पे भी कहा कि बच्चा बाहर घूमे, यह समाज के लिए बहुत खतरा है। मतलब स्कूल छोड़ के बाहर घूमे, यह समाज के लिए मतलब ये घाटा है, क्योंकि अनपढ़ जो बच्चा हो जाएगा, यह समाज के लिए बाद में बहुत, मतलब उसको संभालना और उसके इशू समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह समाज का दायित्व है कि वो बच्चा स्कूल में रहे। और ये आप कैसे? तो मुखिया जी आए, मुखिया जी देखें, घूमते हैं ना, मुखिया जी तो घूमते ही हैं। वार्ड सदस्य सुबह उठ के क्या करते हैं? घूमते होगा ना वार्ड में, ये उम्मीद करते हैं ना कि वार्ड सदस्य घूमते होंगे, सरपंच घूमते होंगे, आपके पंच घूमते होंगे, आंगनवाड़ी सेविका घूमती हैं, सहायिका घूमती हैं, जीविका दीदी घूमती है, सब इतने समाज के लोग जो कोई पद धारण करते हैं, सब लोग घूमते ही हैं ना। तो देखते नहीं है कि बच्चा बाहर घूम रहा है, स्कूल का टाइम है, स्कूल गया नहीं है। हाँ, अगर वो बीमार है तो बात दूसरा है, बट अन्यथा तो उसको स्कूल में रहना ना। तो यह सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पड़ोसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पड़ोस का बच्चा स्कूल जाए या नहीं जाए। अब आप सोच लीजिए कि आपका पड़ोस का बच्चा इलिटरेट है, तो बड़ा होकर इलिटरेट बन जाता है, अनपढ़ बन जाता है, उस पड़ोसी के लिए भी कठिनाई उत्पन्न हो जाएगा। वो समझेगा ही नहीं, वो इंक्रोच कर लेगा आपका बाउंड्री, कहेगा हमको तो नहीं पता कि कोई बाउंड्री भी निर्धारित होती है, नापी भी होता है। मतलब वो ऐसे ऐसे काम करेगा कि आप हैरान हो जाओगे, आप तबाह हो जाइएगा, पूरा मोहल्ला तबाह हो जाएगा, पूरा गाँव तबाह हो जाएगा अगर बच्चा पढ़ा नहीं। इसलिए मेरा बार सबसे अनुरोध है, भाई यह गांव के सभी लोग, समाज के सभी लोग, भाई आप बच्चे को स्कूल पहुंचाइए, और इसमें जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अगर बच्चा बढ़ गया है, स्कूल स्किप कर गया है, तो ब्रिज कोर्स के माध्यम से कराइए। लेकिन स्कूल के टाइम पे बच्चा बाहर क्यों घूमे? क्या समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इतने बच्चे बाहर घूमेंगे, अनपढ़ रहेंगे? सरकार ने तालीमी मरकज बनाया, टोला सेवक बनाया, विकास मित्र बनाया, कितने कितने लोगों को बहाल किया स्कूल में लाने को, सबका यही काम है। तो पहला तो जीरो टॉलरेंस है कि कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहे। एक ऑर्डर जरूर था कि 3 दिन नहीं आएगा बच्चा तो उसका नाम काट दिया जाएगा। मैंने कहा ना, बच्चा तो स्कूल में ही रहेगा, और किसी भी हालत में उसको मेंटेन करना पड़ेगा, और उसको समझाइए, उसके माता पिता को समझाइए, मोहल्ले को समझाइए। लेकिन नॉर्मली तो होता ही है कि रूरल इलाके में, देखिए सरकारी नहीं तो प्राइवेट स्कूल का एक सिस्टम अलग होता है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन अटेंडेंस। लेकिन जब सरकारी बात आती है तो इवन माता पिता भी बहुत लीनियंट हो जाते हैं कि ठीक है आज गया कल नहीं गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट में बहुत स्पष्ट है, इट्स राइट ऑफ द चाइल्ड। हाँ, अगर बच्चा सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में चला गया तो ऑब्वियसली नाम कट जाएगा। लेकिन किसी शैक्षणिक संस्था में रहेगा ना, सड़क पे तो नहीं रहेगा ना। ये नहीं रहेगा कि भाई तालाब के किनारे खेल रहा है, सुबह उठ के आया तालाब के साथ क्या खेल रहा है, और खेल खाल के गाय चराया, इधर उधर घुमा और चला गया। नहीं, दैट कैन नॉट हैपन। आप स्कूल पढ़िए, आप स्कूल के बाद जो करना करिए, आप स्कूल आवर्स के बाद शाम को जो करना करिए, खेलिए, जाइए, कूदिए, जहाँ करना है जो करना करिए। तो यह बहुत ही क्लियर होना चाहिए समाज को कि बच्चा अनपढ़ नहीं रहे, और इसमें जीरो टॉलरेंस पंचायत की होनी चाहिए, पंचायत रिप्रेजेंटेटिव, पंचायत फंक्शनरी और ग्रास रूट फंक्शनरी। दूसरा यह है जीरो टॉलरेंस ऑन अटेंडेंस ऑफ द टीचर्स, जीरो टॉलरेंस ऑन स्कूली व्यवस्था। स्कूली आवर में जीरो टॉलरेंस।
स्कूल के 1 घंटे के बाद जब घंटी बज जाए उसके बाद टीचर जो करे, बच्चा जो करे, दे आर फ्री। हम लोग कभी भी एंगेज नहीं करेंगे। वी विल नॉट ओवरलोड अ टीचर आफ्टर स्कूलिंग आवर्स, बट विद इन स्कूलिंग आवर्स स्कूलिंग व्यवस्था, स्कूलिंग टीचिंग बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। और ये 2 टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस पर ही हमारा सभी मॉनिटरिंग निर्धारित है। और हम चाहेंगे और अनुरोध सभी से करेंगे कि सभी बच्चे स्कूल जाएं और कोई बच्चा बाहर नहीं है। और हम लोग चाहेंगे इवनिंग स्कूल, मैंने आज सबको अनुरोध पत्र भी भेजा है कि जो बच्चा बाहर घूम रहा है, जो ओवर एज हो गया है, टीचर थोड़ा कंट्रीब्यूट करिए, थोड़ा मेहनत करिए। समाज में कुछ लोग बैठे हैं, थोड़ा बच्चे के शाम को पढ़ा सकें तो पढ़ाइए, लेकिन बच्चा स्कूल में वापस आएगा। एवरीबडी शुड बी एजुकेटेड। कुछ लोग ज़रूर एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो गए थे उस समय, बट मेरा हाथ जोड़ के सबसे अनुरोध है कि बच्चे को स्कूल लाइए और बच्चे को पढ़ाइए। ये तो बात आपने बहुत सही कही और डॉक्टर एस सिद्धार्थ की सोच भी बहुत गहरी है बच्चों के मामले में। और ये सोसाइटी का ही दायित्व है कि हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाएं, चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट स्कूल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सरकारी स्कूल को ऑलवेज एक इंफीरियर स्थान मिलता है। ये क्यों होता है? कहीं ना कहीं सिस्टम की ही कहीं ना कहीं गलती है। ये परसेप्शन की बात है। और आज के दिन में जितना खर्चा सरकार इन्वेस्ट करती है पर स्टूडेंट, मेरे ख्याल से सरकारी स्कूल के फीस से ज़्यादा है। आप पर स्टूडेंट बजट डिवाइड कर लीजिए और पर स्टूडेंट फीस गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा है। सो देन व्हाई इज दिस परसेप्शन? व्हाई है, परसेप्शन है। थोड़ा लगता है कि प्राइवेट स्कूल में है, एक परसेप्शन की बात है। और अगर गवर्नमेंट में शिक्षण व्यवस्था ठीक चले, देखिए बेंच डेस्क वहाँ पे भी है, वाटर सप्लाई वहाँ पे भी है, टॉयलेट्स, हाँ मैंने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर इवन बिहार में मैंने देखा कि बहुत अच्छा है। टॉयलेट्स ठीक हो जाए, वाटर सप्लाई ठीक हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी ठीक हो जाए, यूनिफॉर्म आ जाए, साइकिल आ जाए और टीचर्स भी अच्छी तरह पढ़ाएं, होमवर्क मिले, एग्जाम्स हों, तो क्यों सरकार पब्लिक प्राइवेट स्कूल में जाएगी? जिस जो अफोर्ड करे अपना जाएं। तो जब आप स्कूली व्यवस्था ही इतनी अच्छी बना दी है, आपने बना रहे हैं, तो व्हाई शुड पीपल गो टू प्राइवेट स्कूल? इसी पर मेहनत करें ना। सरकार मुझे तनख्वाह क्यों देती है? यही काम करने के लिए ना, कि स्कूल में सब ठीक चले, व्यवस्था ठीक रहे। और इस राज्य का सबसे हाईएस्ट बजट है शिक्षा विभाग का, हाईएस्ट। इसके बाद ही अन्य डिपार्टमेंट का आता है। मतलब अ डिपार्टमेंट विच हैज द हाईएस्ट बजट इन द स्टेट, और सबसे ज़्यादा खर्चा इस डिपार्टमेंट में होता है। वहाँ ये परसेप्शन आई थिंक जल्दी ही इसको ठीक कर, मतलब बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो हकीकत है कि यहाँ पे पढ़ाई का स्तर मतलब बहुत ही गिरा हुआ है। अगर आप रूरल एरियाज़ को लेकर के चलते हैं, चाहे स्कूल में टीचर्स पहुँचे ना पहुँचे या बच्चे पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन सिस्टम में कहीं ना कहीं, स्कूलिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है ही है। मैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मैं इसकी समीक्षा नहीं करता और ना ही इस पर ज़्यादा दिमाग लगा। ज़रूर मेरा जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है वो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो विश्व के ज्ञान का केंद्र रहा। मेरा वो लक्ष्य है कि विश्व के ज्ञान का केंद्र पुनः बिहार बने, और मेरा हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी अपना पुराना जो गौरव है विश्व का, वो फिर लौट आए, और देश विदेश पता ही हुनसांग आए ये देखने के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी, और मेगास्थनीज आए, सब लोग आए, जितने भी हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स आए, दुनिया भर से आते थे, सब लोग यहाँ पे, ये ज्ञान का केंद्र रहा है। और मैं कभी कभी देखता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, जो एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स की है बिहार के बच्चों में आउटस्टैंडिंग है। मतलब जो गणित का ज्ञान है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इसलिए आर्यभट्ट यहीं हुआ था। यस, आर्यभट्ट की यहाँ किस लिए था, जिन्होंने जीरो की खोज की है। तभी हम कभी बच्चे को देखते हैं ना, मैथमेटिक्स का उसका जो ज्ञान है यहाँ का, और जो एप्टीट्यूड है, मतलब आउटस्टैंडिंग है। और जिस राज्य में ये एप्टीट्यूड उपलब्ध है मैथमेटिक्स का, ज्ञान का, और एक उम्मीद, मतलब एक इच्छा, पढ़ने की इच्छा है, मेरा विचार है और मेरा जो सपना है कि बिहार फिर से ज्ञान का केंद्र बने, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। मतलब आई थिंक इट्स ए डूएबल थिंग, और इसी पर मैं काम करता हूँ, और यही दिन रात मैं सोचता हूँ कि ये पुनः ज्ञान का केंद्र बने और विश्व में ज्ञान का केंद्र बने। क्यों हम बाहर इधर उधर देखें? अपना ही घर ठीक करें, अपने ही यहाँ स्कूल की व्यवस्था ठीक करें, अपने ही कॉलेज की व्यवस्था ठीक करें, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ कितनी आत्मीयता से बिहार को लेकर इमोशनल है, बिहार के बच्चों को लेकर के कितना पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने अगर पहले का पॉडकास्ट नहीं देखा तो देखिएगा, क्योंकि ये बिहार से नहीं है, ये यहाँ की नहीं है, लेकिन यहाँ की आत्मीयता को कितने संजो करके इन्होंने बच्चों को लेकर के बात की है, वो काबिले तारीफ है। हाँ, ये ज्ञान की धरती है,
बिहार ज्ञान की धरती रहा है। नालंदा यूनिवर्सिटी लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी रहा है। दुनिया जहाँ से लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते थे, और यहाँ की लाइब्रेरी कही जाती है कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसे खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। तो ये ज्ञान की धरती को पुनः उसी केंद्र में लाने का इनका प्रयास है। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अभी गर्मी बहुत हो रही है, तापमान एकदम सर पर है, और इस चर्चा में भी ये था कि कुछ टाइमिंग को लेकर के अभी नीतीश जी ने कुछ कहा है कि 10 से 4 ही होगा, क्योंकि बीच में कुछ खलबली हो रही थी कि सुबह आ जाना है, 6 बजे आ जाना है, और उस तरीके से तो बहुत लोगों में चर्चा में था कि भाई स्कूल में ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर 10 से 4 हुआ है, तो क्या फिर कुछ चेंज होने वाला है? जो टाइमिंग्स हैं ये बहुत पहले से निर्धारित हैं। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था तब से निर्धारित है, कोई नई उत्पत्ति नहीं है टाइमिंग। तो फिर उसमें चेंजेस अभी हो गए थे? मैंने केवल रिस्टोर किया है जो सरकार का पूर्व में जो निर्णय है टाइमिंग्स के बारे में, समर टाइमिंग, विंटर टाइमिंग और सभी टाइमिंग्स है, मैंने केवल रिस्टोर किया है। कोई नया नहीं है, पहले भी यही टाइमिंग था। अच्छा। और पुराने आप देखेंगे मेरे जो ऑर्डर्स है सब पुराने ही टाइमिंग कोटेड है, बीच में परिवर्तित जरूर हो गए थे, बट टाइमिंग्स वही हैं जो पहले किए थे। तो मतलब आपका कहना ये है कि गुरु ये एक बहुत ही ऊंचा स्थान है, और गुरु को ऑलवेज रिस्पेक्ट की नज़र से देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि आज का ज़माना है तो कुछ त्रुटियां ज़रूर होंगी, और डॉक्टर एस सिद्धार्थ, हम तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके हाथ में अभी ये डिपार्टमेंट है, और जितने गहराई से आप सोच रहे हैं, जितने इमोशन से आप मतलब बच्चों के करियर को ही नहीं, लेकिन शिक्षक की भी अपनी एक गरिमा है, उसको लेकर के आप जो बात कर रहे हैं, आई होप हमारे दर्शक बहुत बखूबी से ये समझ रहे हैं कि अभी ये डिपार्टमेंट अच्छे हाथ में है, और आप कुछ नया इस एजुकेशन के सिस्टम में अपने तौर से लाने की कोशिश करने वाले हैं, या कुछ नया लाने वाले हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूँ पहले तो, कि गुरु का स्थान माता पिता से ऊपर है, और गुरु जो होता है वो आपकी ज़िंदगी बनाता है। माता पिता तो आपका ज़िंदगी में खाना खिलाते हैं, रहने का शरण देते हैं, और एक रक्षा सुरक्षा देते हैं, बट आपके भविष्य की ज़िंदगी गुरु निर्धारित करता है। तो गुरु का स्थान सबसे ऊपर है, और यह गुरु जी और गुरु लोगों को, टीचर्स को ये सोचना चाहिए। दूसरा ये है कि हमारा अपना उद्देश्य ये है कि जो शिक्षक व्यवस्था है वो केवल टेक्स्ट बुक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहता है कि स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देना है, कि हर आदमी को एक स्किल की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको अपना स्किल और हुनर उसको सिखाना है स्कूल के दौरान। तो इस पर मेरा थोड़ा फोकस रहेगा कि शनिवार को कम से कम उसका स्किल ट्रेनिंग हो, हर बच्चे का, कारपेंटरी हो, इलेक्ट्रिशियन हो, और वो तो फिर एज के हिसाब से है, तो उसका स्किल ट्रेनिंग होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे, नर्सरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो पौधे लगाने का लोग सिखाते थे, कैसे पौधा लगाया जाता है, बीज कैसे डाला जाता है। तो ये सब अपने अपने एज का अपना अपना है, और छोटे बच्चों में पेंटिंग भी सिखाया जाता था, म्यूजिक सिखाया जाता था, और स्पोर्ट्स सिखाया जाता था। स्किल पर भी थोड़ा फोकस होना चाहिए, और यही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है। और राज्य सरकार ने निर्णय भी लिया है कि स्पोर्ट्स के जो हुनर है उसको आइडेंटिफाई किया जाए। तो इट शुड बी अ होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक है मतलब बुकिश नहीं हुआ कि किताब पढ़ा दिया कि पृष्ठ संख्या 1 से 25 तक तो आता ही है, बट एक होलिस्टिक एजुकेशन, एक स्किल का, बिहेवियर का, और सब कुछ उसको होना चाहिए। मतलब होलिस्टिक, वो सिटीजन है, भविष्य का सिटीजन है। आप और हम जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो यही नजर आएंगे समाज में, और पूरे समाज की डोर तो इन्हीं के हाथ में रहेगी। मैं तो बिहार में ही रहूँगा, बहुत दिन रहूँगा, नौकरी के बाद भी रहूँगा, और इन सबको देखूंगा कि भाई ये मेरे टाइम में ये स्कूल में थे, तो पूरे समाज की डोर इन्हीं के हाथ में होगी, और व्यवस्था भी यही लोग चलाएंगे। होलिस्टिक अगर एजुकेशन होगा तो अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा समाज चलेगा। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में जितने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या वो सरकारी स्कूल में भी हो सकती हैं? सब है। आपके स्कूल में क्या नहीं है? आपके स्कूल में स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट जाता है, पैसा जाता लोगों तक ये बात है कि ऐसी कोई एक्टिविटीज़ होती है। ये अब देखिए, अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम लोगों ने मॉनिटरिंग सिस्टम में लगाया है कि म्यूजिक है, आर्ट है, कल्चर है, स्पोर्ट्स है, ये विशेष का ध्यान देना चाहिए। इसके लिए भी तो आपको टीचर बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपका रेगुलर करिकुलम में नहीं आ रहा है तो आप कम से कम शनिवार को आप सिखाइए, और बहुत सारे टीचर्स भी हैं, वेल ट्रेंड हैं, अपना सिखाएंगे। अगल बगल गांव वाले भी, मुखिया जी भी हो सकता है, व्यवस्था करें। कुछ तो समाज कंट्रीब्यूट करेगा ना इस सब में, बच्चों को सिखाने का कंट्रीब्यूटर होएंगे कुछ आएंगे। आप कुछ अपने तौर से और हमारे दर्शकों तक कुछ बात पहुंचाना चाहते हैं बच्चों को लेकर के, स्कूल को लेकर के? वैसे तो आपने बहुत सारी बातें मैं यही कहता हूँ कि अगर समाज मतलब पूरा पंचायत या पूरा जो ये है, अगर उन्होंने ठान लिया कि भाई हमारी स्कूली व्यवस्था ठीक चलनी चाहिए और हम लोग देखेंगे और हम लोग स्लिपेज टॉलरेट नहीं करेंगे, तब तो स्कूल चल जाएगा। और अगर समाज ये सोच ले कि भाई ये सरकार का दायित्व स्कूल चलाए
और हम बैठ के केवल टिप्पणी करेंगे, तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पूरे समाज का, पूरे जो भी उस पंचायत के लोग हैं, टीचर के साथ कोऑपरेट करें, टीचर को सम्मान दें और इंश्योर करें कि ये स्कूल उनका अपना स्कूल है ना, पंचायत का स्कूल उनका अपना स्कूल है, मेरा तो स्कूल नहीं है, मैं तो सरकारी आदमी हूँ। तो स्कूल सही रूप से चले, बच्चे सब स्कूल में जाएं, पढ़ाई ठीक हो, अपने संरक्षण और रक्षा और संरक्षण में वो चलाएं। मेरा विचार है कि स्कूल अच्छा चले, मतलब इसको अपना स्कूल समझे, अब सरकारी स्कूल नहीं समझे, मतलब इट इज देयर ओन स्कूल। सो इवन टीचर्स का भी ये दायित्व है कि वो भी ना समझे कि सिर्फ सरकारी स्कूल है तो हाँ चल जाएगा, इट इज देयर ओन स्कूल, कि एक फिक्स्ड इन हमारी तो परमानेंट इनकम है, अपना जाए अपना। तो सब लोग इसको अपना स्कूल समझे, और अपना स्कूल समझेगा और अपने बच्चे पढ़ते हैं और व्यवस्था सुधर जाएगी और बड़ी जल्दी सुधर जाएगी। अगर ये इतनी ये सोच रहेगी ना कि ये मेरा अपना स्कूल है और हमको सुधारना है, तब सुधर जाएगी। और फीडबैक आ ही रहे हैं, तो रोज़ 5 मोबाइल मेरे टेबल पर रहता है, रोज़ देखता ही रहता हूँ और सेलेक्टिव देखता रहता हूँ कि किस पर कार्रवाई करना है, क्या करना है, देखता ही रहता हूँ। तो अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं, बट ये पब्लिक का स्कूल है, समाज का स्कूल है। समाज अपने रक्षण और संरक्षण और अनुरक्षण है जो भी कहे उसमें इसको चलाएं और सरकार का पूरा सहयोग रहेगा, पूरा। मतलब मैं पब्लिक से बहुत फीडबैक लेता हूँ और पूरा सहयोग रहेगा। अच्छा, 2 मुद्दे और हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, हम कंक्लूड करें उसके पहले। एक तो यह है कि टीचर, ठीक है, शिक्षक है, उसके अलावा और भी कर्मी होते हैं स्कूल में, तो इन लोगों के लिए भी क्या कोई वर्कशॉप्स होते हैं? बिकॉज उन्हें भी एक सिस्टम से चलना चाहिए, बिकॉज दे कांट बी जस्ट अ वर्कर इन द स्कूल, की उनका चाहे वो क्लरिकल जॉब हो, चाहे वो वहाँ पर जो गेट पर खड़े रह रहे हैं या फिर दाइयाँ हों, तो इन सब को लेकर के भी तो एक वर्कशॉप होना चाहिए। क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, उनका तो कार्य बहुत सीमित रहता है और बहुत ही, तो इनको लेकर के कोई वर्कशॉप नहीं है। ओके। और ज़्यादा स्टूडेंट्स इंटरेक्शन केवल मतलब क्लरिकली है जो स्कूल का ऑपरेशन है, और इतनी बड़ी संख्या में टीचर्स नहीं, क्योंकि क्या होता है, मिड डे मील जैसे है आपका, तो मिड डे मील में जो प्रॉब्लम्स अभी देखी गई हैं कि इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि अगर बच्चे इतने सारे हैं उनको उतने आधे घंटे के अंदर मील खिलाना, ये हम बाद में देखेंगे। मैंने तो अभी जीविका को बोला है, तो मैं अभी अपने ऑब्जर्वेशन में रखा हूँ कि कैसे चल रहा है। ओके। और उस व्यवस्था में मैनेजमेंट में कोई परिवर्तन करना होगा तो देखेंगे, बट अभी मैंने केवल ऑब्जर्वेशन में रखा है कि कैसे चल रहा है। अचानक कोई निर्णय नहीं लिया है, मैं देख रहा हूँ कि कैसे चल रहा है और कितना कंप्लेंट्स आता है, क्या आता है, और जीविका का फीडबैक भी मिलूंगा कि क्या रहा है, मतलब व्हाट आर द इश्यूज। और ऑब्वियसली मतलब इट इज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द हेडमास्टर और द टीचर्स टू रन इट एज अ मिड डे में, क्योंकि फिर शैक्षणिक कार्य डिस्टर्ब हो जाता है। तो देख रहा हूँ, लेट मी सी व्हाट इज टू बी डन। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी को हमने सुना, और वैसे तो मेरा मन कर रहा है कि क्योंकि स्कूल को लेकर के बातें हैं तो बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन उनका वक्त इतना कीमती है कि उन्होंने वक्त निकाल करके हमें ये पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया, उसके लिए तो मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ आपसे डॉक्टर एस सिद्धार्थ। लेकिन वही है, एक कुम्हार ही है जो घड़े को शेप देता है, और वही गुरु हैं आप लोग जो हमारे भविष्य को संवार सकते हैं। तो हमारे भविष्य के बच्चों के लिए, हमारी जनरेशन के लिए ये आपका दायित्व है। और आपके साथ डॉक्टर एस सिद्धार्थ तो है ही, जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं हर चीज़ पर ध्यान दूंगा। और हाँ, डॉक्टर एस सिद्धार्थ जितने नरम दिल दिखाई दे रहे हैं अभी पॉडकास्ट पर, जितने इमोशनल दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने जो भी दायित्व आज तक निभाया है, लोगों की छुट्टी कर देते हैं अगर वो काम ठीक से नहीं करते हैं तो, और अप्रिशिएट भी करते हैं अगर काम ठीक से होता है। अरे, उस पे से याद आया, क्या आप कोई अवार्ड्स भी देते हैं टीचर्स को? वो तो हर साल होता है। अच्छा, मतलब अप्रिशिएशन होता है। अच्छा, ओके, सो दैट्स गुड। तो इसी अप्रिशिएशन के साथ हम ये व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन फिर आएंगे, फिर इंस्पायर होंगे, और मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने एक सोसाइटी के रूप में समझा कि हमारा दायित्व क्या है हमारे बच्चों के लिए। एंड थैंक यू डॉक्टर एस सिद्धार्थ कि लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, ये सिर्फ स्कूल का ही नहीं, ये सिर्फ टीचर का ही नहीं, लेकिन ये आस पड़ोस के रहने वालों का भी दायित्व है कि वो बच्चों के लिए अपनी जिम्मेदारी समझे, चाहे वो अपना बच्चा हो या पड़ोस का बच्चा हो। तो इसी के साथ ही दिस इज वैशाली फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, और मैं यहीं से कंक्लूड करती हूँ हमारे GTRI के पॉडकास्ट शो में। सच में बहुत ही इंस्पायरिंग था मेरे लिए भी, और मुझे भी ये समझने के लिए अब मैं भी कहीं आस पड़ोस में कोई बच्चे को ऐसे देखूंगी ना तो मैं जरूर टोक दूंगी। थैंक यू डॉक्टर एस सिद्धार्थ।